मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम जहां बैठे हैं और जहां की महिलाएं हमारे साथ हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर हमारे सामने निकल कर आया है। प्रतिभा मित्तल मैम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम के बारे में बता दूं, मैम महिला प्रकोष्ठ का संचालन करती हैं जिसमें कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंसेप्ट आयोजित किए जाते हैं जिससे महिलाओं को काफ़ी फायदा भी मिल रहा है। तो मैम से जानते हैं उनके ग्रुप के बारे में, साथ ही मैम के बारे में भी जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। वैसे तो आपको सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली, ताकि दर्शक थोड़ा और जान सकें। मैं इंदौर से हूँ और पारसी मोहल्ले में मेरा बर्थ हुआ, शादी भी छावनी में हुई और जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी और तब हायर सेकेंडरी चलता था। शादी के बाद फिर मैंने पढ़ाई की और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे और एक छोटी सी लड़की जब उसको बेबी भी हो जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये जो सब मैंने सीखा। और शादी के 8 साल बाद जब मैंने सोशल एक्टिव हुई, क्योंकि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता ये वो सब करती रहती थी। मुझे अच्छे से याद है कि महिला शक्ति क्लब होता था, वहाँ पर उस दिन एंकर नहीं आई थी, तो ऐसे ही सबने कहा कि तुमको बोलना आता है माइक पे। मैं बड़ी खुश हो गई, हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मैं तो बोल लूँगी। तो वो मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी। उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। पहले मैं अग्रवाल महिला जागृति संघ के नाम से काम करती रही। कई सारे फैशन शोज़ कई साल इंदौर में किए और उसके बाद 2011 में महिला प्रकोष्ठ अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का गठन हुआ, जिसमें हम लोग कई टाइम से काम कर रहे हैं। जी, महिला प्रकोष्ठ की हम बात करें तो इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कब से हुई और किस तरह से आप ये वर्क? हाँ, ये बहुत ही आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं खुद भी बताना चाहूँगी कि ये एक्चुअली क्यों बना। इसके साथ ये हुआ कि 2009 की बात है कि मैं थोड़ी वैसी थी, पुरुषों के साथ समानता करना है और फाइटर टाइप के मोड में हमेशा रहती थी। तो और जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो जिस कल्चर में हम लोग हैं, मैं हमारे समाज की बुराई नहीं करना चाहूँगी, बट महिलाओं को कुछ आका ही नहीं जाता था, या जैसे सिर्फ उनके कपड़ों पे कमेंट्स होना, या और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, उनमें फिजिकल अगर आप छोड़ दें तो वो मेंटली ज़्यादा एक्टिव हैं जेंट्स के साथ में। तो कुछ ऐसा किसी लेडी के लिए किसी ने कुछ मीटिंग में बोल दिया था, तब मैं केंद्रीय समिति के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थी। उस समय मैंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूँगी, जो कि मेल विंग था। तो उसमें मैंने इलेक्शन लड़ा कुलभूषण जी मित्तल कुक्की के सामने। वो उनके साथ मेरा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, बाई चांस वो मेरे सामने आ गया और मैं बहुत ही बुरी तरह से चुनाव हार चुकी थी, बहुत बुरी तरह से मैं चुनाव हारी। और उस समय मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मैं उस टाइप की लेडी नहीं हूँ कि जो चीज़ नहीं हुई है तो उसे कहा जाए कि नहीं नहीं मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मेरी फैमिली के लिए वो शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है वो काफ़ी नेम फेम, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। तो आप मानेंगे उस समय इलेक्शन के टाइम जो वोट काउंट्स करने के लिए लोग होते थे वो भी नहीं थे। तो मैं हार गई। उसके बाद मैं हारने के बाद मुझे लगा कि मैं और पावरफुल हो गई हूँ। और फिर स्वर्गीय रमेश चंद्र जी अग्रवाल, जो दैनिक भास्कर पत्र समूह के चेयरमैन, उन्हें जब मेरे बारे में पता चला कि ये इतनी डीप टाइप की कोई लड़की है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं बड़ी अकड़ू हुआ करती थी, मैं क्यों जाऊँ आपसे मिलने के लिए, आपके कारण तो मैं चुनाव हारी हूँ, आपने सारे आदमियों को सिर्फ से चढ़ा रखा है। फिर मैं उनसे मिली फाइनली, और जब हम उससे मिले तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि अगर तुम महिलाओं की ग्रोथ करना चाहती हो तो जैसे तुम शेर हो वैसे सबको बना लो। और फिर उन्होंने महिला प्रकोष्ठ अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का 18 मार्च को गठन किया था 2011 में। जो हमारी मैगजीन अभी आपने देखी, उसका विमोचन हमने उसी दिन किया और उसको बने हुए 10 साल हो गए। 32 मेंबर्स के साथ उन्होंने हमें एक वर्किंग कमेटी बना के दे दी थी और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे यहाँ जितने प्रोग्राम होंगे उसमें मैं आऊँगा, जेंट्स के प्रोग्राम में मैं नहीं आऊँगा, बट अब तुम्हें प्रूव करना है कि तुम काम कर सकती हो। उनका बहुत आशीर्वाद रहा। और जब शपथ विधि हुई तो उसमें हमारे 32 लोगों के अलावा 700 तो हमारे मेंबर बने सेम डे और 3000 महिलाओं ने शपथ विधि अटेंड की थी। वो हमारी बहुत बड़ी सक्सेस थी। इस तरह से हमने महिला प्रकोष्ठ का गठन किया और उस पर हम काम कर रहे हैं। जी, महिला प्रकोष्ठ के जरिए किस तरह काम किया जा रहा है, या हम ये कहें कि इसका वर्किंग कंसेप्ट क्या
वर्किंग कंसेप्ट जब स्टार्ट हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि हमारी शपथ विधि में मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं कोई भी बड़े प्रॉमिस नहीं करूँगी कि हम ये करके दिखा देंगे, हम ये करके दिखा देंगे। जब हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं वो करना टफ हो जाता है, हम बंद जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं व्यक्तिगत आप लोगों से शुरू करूँगी काम को। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से फिर समाज, और समाज से देश बनता है, और फिर अगर हम महिला की बात करते हैं वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मैंने जब केंद्रीय समिति की पोस्ट ली थी तो मेरी कंडीशन थी कि मैं अपने इस तरीके से काम करूँगी, आप लोग सिर्फ पैसा दोगे, काम हम करेंगे। और जेंट्स ने सपोर्ट भी बहुत किया, पैसा दिया। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैंने स्विमिंग वाला मुद्दा लिया कि हम लोग जब किसी तीर्थ पे जाते हैं तो मुझे बड़ा और लगता था कि वो पेटीकोट को ऊपर बांध लिया, डुबकी मार रहे हैं। और क्या महिलाएं तैरना नहीं जान सकती हैं? बहुत अच्छे से जान सकती हैं। जब वो गृहस्थी को तैरा सकती हैं तो खुद क्यों नहीं तैर सकती हैं? तो हमने सबसे पहले स्विमिंग कैंप रखा था जिम खाना में। अरविंद जी वागले ने हमें सहयोग किया उसमें, और आप बिलीव नहीं करेंगे 350 लेडीज़ ने स्विमिंग सीखी थी। वो हमारा फर्स्ट था। उसके बाद जो मुझे उनके फीडबैक्स आए, फिर वो मुझे बताती थी कि दीदी है ना, हम जब ओंकारेश्वर गए तो मैं तैर रही थी, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, या बच्चों को हम सिखाने ले जा रहे, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ें तो काम कर रही है। अगर हम खुद के ऊपर काम करें, और जबकि वो खुद इतनी पढ़ी लिखी थी, किसी ने MBA करा हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर थी, लेकिन घर गृहस्थी में पिसके वो अपने आप को भूल चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे देखा कि स्मार्टफोन्स आ गए थे, तो महिलाओं को यूज़ करना नहीं आता था। तो चलिए स्मार्टफोन पे काम करते हैं। फिर हमने राजीव गांधी साक्षरता मिशन के साथ टाई अप किया, और 950 महिलाओं को हमने कंप्यूटर एजुकेशन दिया, जो कि अभिव्यक्ति ने बाद में उसको गोद ले लिया और बहुत सारा सिखाया। तो इस मैं ये नहीं कह रही कि हमने किया, एक्चुअली वो 900 लोगों पर वर्क किया हमारा काम, मतलब 900 फैमिली उससे उन पर प्रभाव पड़ा। फिर जैसे क्या होता था कि बच्चे जैसे चिल्लाते थे कि मम्मी आप फ़ोन को हाथ मत लगाओ, आपको कुछ आता नहीं है, एकदम वो जो इंसल्ट फील होती थी, हमारे न होने का जो वजूद उस समय सामने आता था। हमने वो पारिवारिक चीज़ों पे काम किया। फिर थोड़ा सा इंग्लिश का इशू आता था कि जब पहले इंग्लिश लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा जाता था, तो इंग्लिश तो कहाँ से पढ़ाएंगे। तो फिर हमने स्पोकन इंग्लिश जीनियस टेम्पल के साथ किया। फिर हमें लगा कि अब महिलाओं को थोड़ा बाहर जाने के लिए, उस समय ओला वगैरह होता नहीं था, तो हमने सोचा कि चलिए कार चलाना सिखा दी जाए। फिर हमने कार के लिए वर्किंग किया। फिर उसी समय हमें लगा कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, फाइटिंग की ज़रूरत है, रेप के केसेस हो रहे हैं, और इवन रेप छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटे छोटे भी कोई हमें टीजिंग होते हैं तो हम उसको डील नहीं कर पाते थे, तो हमने फिर सेल्फ डिफेंस करवाया। इस तरह से जो बेसिक हमारी नीड्स हैं एक फ़ीमेल को डेवलप होने के लिए, हमने उन चीज़ों पर काम करके प्रकोष्ठ को डेवलप किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो एक माइंडसेट बना हुआ था कि समाज में जाना, इन्हें पैसा नहीं देना, समाज की ड्यूटी ये काम करना, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने बहुत सालों तक काम किया। और मैं बता रही हूँ आपको कि हमने 2 CR का काम किया 3 इयर्स में, और बहुत ही महिलाओं को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ, सब लोगों ने डेवलप किया। लेकिन अब आज की तारीख में मैं देखती हूँ कि वो चीज़ें अब हमें परेशान कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो उस समय की ज़रूरत थी। आज हम सोचें कि हम 500 या 700 फीस लेकर आज वो वर्किंग करें तो नहीं पॉसिबल है ना। तो मुझे लगता है अब हमें वो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि आप पैसा दो और सीखो। और उसके लिए आप महिला को बिचारी होने की ज़रूरत नहीं कि नहीं हम बहुत बिचारे हैं, भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, क्या करें, गृहस्थी से निकल ही नहीं पाते हैं। तो वो जो बिचारेपन का फेज़ है ना, वो ख़त्म हो चुका है। इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं। आपने कई सारे कंसेप्ट बताए, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट कौन से हैं? वैसे तो सभी हेल्पफुल होंगे, लेकिन कुछ खास कंसेप्ट जो महिलाओं के लिए बहुत हेल्पफुल है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में, हमने किसी हमारे इंडिया में कल्चर नहीं है साइकेट्रिस्ट आए या हमारी काउंसलिंग करे या उस तरह से। तो चूँकि मैं ओशो से जुड़ी हुई थी, कई सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ ये लोग बताएंगे कि महिलाएं, चाहे वो बड़े से बड़े घर की हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, कुछ एक टॉपिक्स पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। चाहे हम लव पे नहीं डिस्कस करते हैं, हम सेक्स पे डिस्कस नहीं करते हैं, हम छोटे कपड़े पहनने पे डिस्कस नहीं करते हैं। हमारे अंदर हम एक दायरे के अंदर रखा जाता है। हमने उस दायरे को तोड़ने के लिए, आप डेली मैं 10 महिलाओं से मिलती थी जो हमारे ग्रुप की मेंबर्स थी, और वो आती थी, उनकी मैं 2-2 घंटे उनके साथ बात करती, और फिर जाकर जो उनका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने उनके घर में लड़ाइयाँ करवाई।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। आपके लिए लड़ाई कोई और नहीं करेगा, आपको खुद करनी है। अगर आपको सुंदर बनना है या आपको जीन्स पहननी है या आपको सलवार सूट पहनना है तो वो आपकी खुद की फाइटिंग होगी। समाज थोड़ी आपको एक टेबल दे देगा कि नहीं नहीं अब आप ये हो गया भैया, आप है ना भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर दो। ये भारतीय संस्कृति का मुद्दा ही नहीं था, ये व्यक्तिगत मुद्दा था कि हर लेडी क्या करे। तो उस पर हमने बहुत काम किया, वो बहुत अलग चीज़ थी। और मैं ऐसा मानती हूँ, जितना मैं इंदौर में मेरी 30 इयर्स की वर्किंग है इंदौर में, कि इस तरह की वर्किंग एनजीओ के थ्रू आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। प्रोफेशनली खड़ा कर देती हो, लेकिन पर्सनल उसके अंदर की जो ब्लास्टिंग है उसको बाहर लाना, ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और उसके लिए बहुत दम चाहिए रहता है। वो हम लोगों ने किया है। कुछ मैगजीन्स भी हैं, हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो ये समय समय पर लॉन्च की जाती है। तो इन मैगजीन्स के अंदर क्या चीज़ है? ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ये हमारी सुगंधा फर्स्ट जो मैगज़ीन है, ये हमने बनाई थी। बिकॉज अब 2 साल बाद बहुत चेंजेस आने लग गए और वो मुझे इतने लेटर्स आते थे, इतने सारा लिख लिख के आता था कि इतना एक ढेर बन जाता था पूरा, और मैं इतना पढ़ ही नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना हमारी एक मैगज़ीन लॉन्च करें और उस पर हम यहाँ पर वो कुछ नहीं लिखेंगे कि ये इस मंथ की है, क्योंकि इसको मंथ से आप कनेक्ट नहीं कर सकते कि ये मार्च की है या अप्रैल की है। जिस तरह से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ये वो चीज़ें हैं जो उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने जो पाया है, जो उन्होंने शेयर किया है। और जो हाउसवाइफ्स हैं या जो वर्किंग में भी थे, कि गूगल सर्च करोगे तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि भैया संगीता पाटनी के बारे में आप टाइप करो वो आ जाएगा डिटेल, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमने ये मैगज़ीन ली और जो 2 साल में उन लोगों ने जो भी हासिल किया खुद से, वो इस फर्स्ट वाली मैगज़ीन के अंदर था। ये हमारी मैगज़ीन का, और सुगंधा हमने इसका नाम बड़ा सोच समझ के रखा था कि हम सोचते थे कि नाम क्या रखें। तो फिर मैं और कृष्णकांता दीदी हम आपस में बात करते थे कि दीदी क्या नाम रखें। तो पता है मैं सोचती थी जैसे वोग जैसी मैगज़ीन होगी, फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा ध्यान के बाद में कि यार ये तो फिर प्रोफेशनल लोगों की मैगज़ीन हो गई, मॉडलिंग हो रहा है, तो हम इसको क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सुगंध फैल रही है, उसकी महक फैल रही है, तो हमने इसका नाम सुगंधा रख दिया। ये इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये सुगंधा के नाम से हम इसको कहते हैं। हमारी इन हाउस मैगज़ीन है। प्रकोष्ठ में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी कि टीम है एक पूरी महिलाओं की, तो आपके हिसाब से टीम वर्क क्या होता है, कितना ज़रूरी है? प्रकोष्ठ में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? 2 कैटेगरी हैं, एक जो हमें फीस देती है, एक जो हमें फीस नहीं देती है। तो 3000 महिलाओं से हम टोटली कनेक्टेड हैं। जब हमने काम स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया शपथी में 3000 में लेडीज़ आई थी और वो सब कनेक्टेड है। लेकिन वही कि हमारे इंडिया में कल्चर है कि आप मंदिर में जाते हो, 100 रुपये चढ़ाते हो, 200 रुपये का भंडारे में खाना खा के आ जाते हो। यही कल्चर हमारे समाज में भी है। जब हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं। तो हमने उस चीज़ को भी ब्रेक किया कि अब हमें जो फीस देगा, ठीक है, हमने आपको फ्री में इतना स्टैंडिंग तो दे दी है, वो हमें खुशी दी, ठीक है, आप आए गए। तो हम ये भी कनेक्ट करते थे कि महिलाएं आ रही हैं तो वो आने जाने का उनको खर्चा लग रहा है, फिर साड़ी की ड्राई क्लीन भी लग रही है, फिर थोड़ा गॉसिप करने की आदत थी वो भी है, तो वो काफ़ी एनर्जी उसमें वेस्ट हुई। फिर हमें लगा कि अब वो टाइम चला गया, तो अब जो लोग हमें फीस पे करेंगे हम उन्हीं लोगों के साथ एक्टिवली वर्क करेंगे। तो 700 लेडीज़ के साथ हम वर्क कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, पैसे देने के टाइम पर 300 हो गई है। अभी तो प्रकोष्ठ हमने होल्ड पे कर दिया है, फिर हमने इसी की नेक्स्ट ब्रांच बना दी लव यू जिंदगी। वैसे सच बोलना ठीक है ना, ऐसे झांकी करने की तो ज़रूरत नहीं कि नहीं हमारे 5000 लोग हैं, हम ये हैं, मुझे नहीं लगता। हम बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो हमने इसकी ब्रांच बनाई लव यू जिंदगी। उसके 2 रीज़न थे। एक तो जो मैंने आपको फाइनेंशियल रीज़न बताया कि हमें जब तक पैसा नहीं आएगा हम वर्क नहीं कर सकते, और थोड़ा हमारे कहीं ना कहीं ईगो पे भी आ गई थी कि हम पुरुषों से क्यों नहीं। हमने वो भी सोचा कि नहीं, अब हम महिलाएं मिलकर ही करेंगे। और दूसरा ये कि जब प्रकोष्ठ जो अग्रवाल समाज के बैनर पे काम कर रहा था, उसको देखा देख माहेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, सारे लोग मुझे बुलाते थे। इवन सिंधी कम्युनिटी में गई तो उन्होंने भी अपनी ब्रांचेस बनाना स्टार्ट की, और उनकी बड़ी बात होती थी कि आप सभी कास्ट को क्यों नहीं जोड़ते। इवन अभी आर्यमा सान्याल जी आई थी, उन्होंने ये चीज़ कहा कि इस प्लेटफॉर्म को तो आपको इंडिया के लेवल पे ले जाना चाहिए, जिस तरह का आप लोग वर्किंग करते हैं। फिर हमने लव यू जिंदगी ब्रांच इसकी बनाई, और उसके अंदर सारे ही कास्ट के लोग हैं। आप ओशो ग्लिम्स जो है, जो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से मेडिटेशन की ओर आपका झुकाव? ये बड़ा धार्मिक लोगों को इन बातों से बड़ी ठेस पहुंच जाएगी। और ओशो के नाम पे वैसे ही सब ऊपर नीचे हो जाता है।
सो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मैं मंदिर में पली बड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे गोद दे दिया था, विद्या नाम मंदिर अगर आप जानते हो, मैं वहीं रही हूँ, वहीं पली बड़ी हुई हूँ। और बहुत सारे तांत्रिक पूजा पाठ, और मैंने काफ़ी सारा सब सीखा। सारे आप कहोगे कि दुर्गा सप्तशती बोलना है तो मुझे कंठस्थ है, महिमन है तो मुझे कंठस्थ है, तो वो सारी चीज़ें लक्षचंडी यज्ञ में सारा सब कुछ मुझे कंठस्थ है। तो 16 साल तक मैं वहाँ रही मंदिर में, मेरी शादी सगाई सब हुई। उसके बाद मेरी डॉटर थी 1 साल की, तो मैं उसके लिए कुछ ऐसे बुक्स सर्च करने की, कैसे पढ़ाते, क्योंकि मुझे पता नहीं था बच्चों को पढ़ाते कैसे। अब तो काफ़ी अपडेशन आ गई है मदर्स को। तो मैं खजूरी बाज़ार गई थी, वो खजूरी बाज़ार में 5-5, 10-10 रुपये की बुक्स मिलती है। तो मैं उसमें से एक बुक उठाई, तो वो मन एक मंदिर करके ओशो की बुक हाथ में आई, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं बड़े मनोहर कहानियाँ, गृह शोभा, सरिता, ये सब मैगजीन्स पढ़ती थी, और बहुत ज़्यादा शौक था मुझे बुक्स पढ़ने का। वो बुक मेरे हाथ में आई तो वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी। और मैं उसका किस्सा शेयर कर सकती हूँ क्या? जी। ओके। तो उसमें एक ऐसा था कि एक लड़का था, गाँव में गया है, और वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोया हुआ था। शिवलिंग, तो उधर से जो उसके बहुत पुजारी थे वो बड़े गुस्सा हो गए कि तुम इस तरह से शिवलिंग पर पैर रख के कैसे सो सकते हो। तो उसने फिर दूसरी तरफ पैर किया, लेकिन वो पैर उसने शिवलिंग की तरफ ही रखा, तो उसकी मार कुटाई लगा दी गई, और उनके जो बड़े गुरु थे वहाँ पर ले जाया गया। तो उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया में ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती जहाँ भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य का बनाया हुआ शिवलिंग है। वो चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई, क्योंकि मैंने हमेशा मूर्ति पूजा और सब चीज़ें देखी थी। उसके बाद फिर उसमें कुछ चीज़ें राखी से रिलेटेड थी, वो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों से रिबेलियस, मेरा नेचर कन्वर्ट हो गया। और फिर मैं अपने आप से कनेक्ट होने लगी। मैंने 3 साल तक सिर्फ बुक्स पढ़ी, कोई काम नहीं किया, और सिर्फ ओशो की बुक्स पढ़ी। उसके बाद अमृतसर में मैं इंदौर आई थी किसी कारण से, तो एयरपोर्ट मुझे लेने भेजा। रास्ते में उनकी जो मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पुणे आओ। मैं पहली बार इंदौर से बाहर गई थी, और वहाँ आश्रम में जाके मैं बहुत रोने लग गई। पूरी रोड काला काला और सफ़ेद रंग के सब पहने हुए, और मुझे तो ऐसा लगा भूत प्रेत हैं, और बड़ा मैं डर गई। पर वो जो डर था वो कब ध्यान करते करते डायनामिक जो हमारा ओशो एक्टिव मेडिटेशन कहलाता है, वो मैंने कई टाइम तक किया। काफ़ी सारे उससे फिज़िकल इमोशनल रिलीज़ हुए, मेरी मानसिकता चेंज हुई, और मैंने टीम वर्क वहाँ से सीखा। वहीं से मैंने जाना कि हमें किस तरह की प्रोग्रेस की ज़रूरत है। जो आज मैंने जो काम किया है वो वहाँ से मुझे मिला है, तो मैंने काम किया है। ओशो ग्लिम्स की सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो क्या है? ओशो ग्लिम्स सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको। ओशो इंटरनेशनल पुणे जो है, उनकी वर्किंग के साथ हम वर्क करते हैं, और उन्हीं की ब्रांच है। ऑल इंडिया में 32 करीब इसके ब्रांचेस हैं। उसमें हम लोग, एक तो बुक शॉप है जो बाहर आप देखेंगे, जिसमें जो पुणे के साथ जितनी बुक्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती है, बट हम बुक्स को सिर्फ सेल करते हैं, जो प्रिंटेड रेट है उसके ऊपर। और जो मेडिटेशन सेंटर है उसमें वो सुबह 6 से रात को 10 तक खुला होता है। अभी कोविड के दौरान हमने बंद किया हुआ है, और सक्रिय ध्यान से हम शुरू करते हैं। और जो पर्सनल काउंसलिंग के लिए आते हैं या कोई पुणे जाने चाहते हैं, उस तरह से हम लोग उसमें सुविधाएँ प्रदान करते हैं। ओशो ग्लिम्स के नाम से लोगों को कई सारी गलतफहमियाँ रहती है कि यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आकर लव वव कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना पुणे में है। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे। यहाँ पर आप सिर्फ ध्यान के लिए जगह उपलब्ध है, और ध्यान के लिए हमेशा वो खुला है। लेकिन अभी चूँकि कोविड है, इसलिए हमने ब्रीदिंग के मेडिटेशंस बंद किए हुए हैं, और ऑनलाइन हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। ओशो इंटरनेशनल पुणे उस पर काम कर रहे हैं। मेडिटेशन किसी की भी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मेडिटेशन ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ है ही नहीं। जब तक ध्यान, मतलब क्या, आप क्या समझते हैं ध्यान करना है? हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें हमें ध्यान कैसे सिखाया गया है कि आप, बच्चों को भी हम कहते हैं ध्यान दो ध्यान दो, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। कोई भी मेडिटेशन की पद्धति, हमारी जो पतंजलि वाली पद्धति है या पुरानी जो हमारी पद्धति है, वो किसी और चीज़ को फोकस करना कहती है कि आप किसी और चीज़ को फोकस करो। जो ओशो की पद्धति है वो उल्टी है। मैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाई क्योंकि मैंने वो ध्यान भी किए। मैं 16 साल तक उस माहौल में रही। ध्यान आपको खुद से कनेक्ट करेगा। बॉडी, हम किस में रह रहे हैं? हम अपने शरीर में रह रहे हैं। तो हमारे कल्चर में क्या है, बॉडी नश्वर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, ठीक है। ओशो ये नहीं कह रहे हैं, आप इसके अंदर रह रहे हो, ये आपका घर है, तो इससे बहुत सुंदर रखो, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करो।
जब आप इससे प्यार करोगे तब अंदर की चीज़ों से प्यार करोगे, तब आप माइंड को समझ पाओगे। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एंगर है, लव है, तो ये आपके अंदर से आ रहा है, तो इसको जब तक आप बाहर नहीं करोगे वो आपको अंदर दुख देता रहेगा। आप देखिए अर्थराइटिस का प्रॉब्लम सिंपली इमोशनल वाला है, आपके इमोशन रिलीज हुए अर्थराइटिस खत्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपके गायकी में फ़र्क आ जाएगा, आपके जो आप चीज़ें सजाते हो उसमें फ़र्क आ जाएगा, बिकॉज आप सेंसिटिव हो जाते हो, आप खुद से कनेक्ट होते हो, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और आप बेहतर वर्क कर पाते हो, जिंदा रहते हो। जिसे हम कहते हैं अगर आपको जिंदा रहना है ना तो आप ध्यान करो, और ध्यान मतलब बोरिंग नहीं है, हमारा ध्यान तो बड़ा मस्त है, डांस कर रहे हो वो भी ध्यान है, हर चीज़ मस्ती है हमारे यहाँ। महिला प्रकोष्ठ पूरी तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आप इतने सालों से वर्क कर रही हैं, तो आपके हिसाब से अब भी हमें किन बदलावों की जरूरत है महिलाओं के लिए समाज में? मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए काम नहीं कर रहा था महिला प्रकोष्ठ, जी। महिला प्रकोष्ठ पुरुषों के लिए काम कर रहा था। महिलाओं को सिर्फ बता रहा था कि तुम अच्छे ही हो, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जितनी वर्किंग की जरूरत है पुरुषों को जरूरत है। आपने कोई संस्था ऐसी देखी क्या कि पुरुषों का व्यवहार बदल रहे हैं? कोई काम कर रहा है ऐसा? हम महिलाओं के व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं? महिलाओं को ये बनना है, लड़कियों को ये करना है, लड़कियों को ये, पुरुषों को सिखाओ ना, जो देश की हालत हो रही है वो उनके कारण खराब हो रही है। कोई महिला एक्सीडेंट थोड़ी करती जाकर वहाँ पर, और कोई भी पॉलिटिक्स में जाकर पैसे के लिए चिल्ला चोट लड़ाई झगड़े। आपने कितनी महिलाओं का नाम देखा? परसेंटेज निकालिए 4-5 होगा। जितनी भी बेईमानी हो रही, जितनी चीज़ें हो रही, पुरुष कर रहे हैं। महिलाएं तो साफ सुथरी है शुरू से, कोई लेना देना नहीं, महिलाओं का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नहीं से नहीं तक। महिला है ये उनका प्रॉब्लम है, और मैं कहती हूँ प्रॉब्लम लेके ही चलो आप, क्योंकि वही क्रिएटिविटी है। मतलब मैं बहुत अलग टाइप से आपको बात करती हूँ कि कोई भी महिला वैश्य होती है क्या? नहीं होती है। पुरुष गए तब कोठे बने। मैं बहुत खुली बात कर रही हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष खराब है, और ना मैं ये कह रही हूँ महिला खराब है। मैं कह रही हूँ जो जहाँ पर है वहाँ पर रहे ना, पुरुष हम पर हावी ना हो, हमें हावी होने की जरूरत ही नहीं। आप एक बार हावी हो गए, हम 100 बार हो जाए, इतना ही क्राइटेरिया है। अगर महिला प्रकोष्ठ से कोई जुड़ना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो किस तरह से जुड़? फीस देना पड़ेगी। लव यू जिंदगी से अभी जुड़ सकते हैं। महिला प्रकोष्ठ को अभी हम 1 साल से हम वर्किंग में नहीं डाला है हमने उसको, बिकॉज कोविड के कारण, और उसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और हम उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। और चूँकि ऑनलाइन अभी काफ़ी चीज़ें चल रही है, अब हम लोग जो एक वर्क मैंने सोचा है कि हम साइकोलॉजिकल महिलाओं पे कोविड का बहुत इफेक्ट आया है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे प्रकोष्ठ के बैनर पे। और फीस हमारी 700 है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ कुछ बाउंसर्स हैं जो फीस नहीं लेते तो निकाल देते हैं, तो इस तरह से महिला प्रकोष्ठ से जुड़ना बहुत आसान है। कभी भी कोई भी महिला उसके साथ जुड़ सकती है। बट ये कि अगर आप ग्रुपिज्म करते हैं या आप किसी दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको गॉसिप करनी है या लेग पुलिंग कर ली, तो हमारे यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। आपने भी लव यू जिंदगी इस कंसेप्ट की बात की, तो ये कैसा कंसेप्ट है? लव यू जिंदगी मैंने आपको बताया कि महिला प्रकोष्ठ जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वर्क करने वाला ग्रुप है। इंटरटेनमेंट का कहीं ना कहीं फिर 4 साल बाद हमें लगा कि आज थोड़ा सा समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए, तो हमें लगा कि इंटरटेनमेंट का पार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हमने ज़िंदगी को प्यार करना, हमने बहुत सीख लिया। हमने साड़ी पहनना भी सिस्टमेटिक सीख ली, हम पार्लर भी हो गया, हमने कंप्यूटर भी सीख लिया, हमने कार भी सीख ली, बट व्हाट नेक्स्ट? तो अब मस्ती का टाइम आया, तो फिर हमने लव यू जिंदगी बना दिया कि हम जिंदगी से प्यार करेंगे। तो उसके लिए, और फिर हम अकेले क्यों प्यार करें, हमने पूरे अंदर की लेडीज़ को जोड़ लिया। फिर वो हमारी एक्चुअली मंथली हम उस वीक में करते हैं, किटी भी आप उसको कह सकते हैं, बट आप मानेंगे नहीं, उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि जब हम उसकी नई स्टार्ट करते हैं, साल भर हम उसको चलाते हैं, नेक्स्ट ईयर हम फिर से उसको रिन्यूअल पे डालते हैं। तो 3 दिन में हमारे पास 100-150 लोग हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हम लेते नहीं, क्योंकि इससे बड़ी जगह हमें मिलती नहीं करने के लिए, और फिर बैलेंस भी बिगड़ जाता है सारा। तो अभी इसमें 125 लोग हैं। अब हमारी सोसाइटी को, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह यूथ खुद को ग्रो करे कि सोसाइटी ग्रो, क्योंकि यूथ और सोसाइटी काफ़ी मतलब बहुत हद तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मुझे लगता है हमें यूथ को संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। और सोसाइटी को क्या संदेश देना, मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी बिगड़ी हुई है, चलो इनको सुधारो और ये बच्चों को सही मार्गदर्शन दो। ये बोल के हम उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा प्रूव कर देते कि भाई हम सही है, तुम गलत हो। तो यूथ गलत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है हम उनके साथ साथ बराबरी से चलें, उनसे हम कुछ सीखें, और हमारे जो अनुभव है हो सकता है उनके जीवन में काम आ जाएंगे। वो एक फ्री बर्ड की तरह उन्हें छोड़े तो वो ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे।
सोसाइटी जो है, अलग अलग सोसाइटी की हम बात कर सकते हैं। कॉमन सोसाइटी जो सभी कास्ट का मिलके है, तो वो तो चुनाव ही उसमें लगे रहते हैं कि भाई हमारे समाज को इतना प्रतिनिधित्व है तो ये टिकट दो, वो एक अलग क्राइटेरिया हो जाता है। और अग्रवाल समाज को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी बहुत हो गया है, अभी थोड़ा सुधरने की एक्चुअली ज़रूरत है। जेंट्स को, गर्ल्स को नहीं सुधरने की ज़रूरत है। मैम से तो हम बात कर ही चुके हैं, प्रकोष्ठ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं, तो आइए अब चलते हैं और प्रकोष्ठ से जुड़े कुछ मेंबर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रकोष्ठ में जुड़ने के बाद, ये जानते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रकोष्ठ में जुड़ने के बाद आपको कैसा फील आया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरी शादी को भी 5 साल ही हुए हैं और मेरे पापा और प्रतिभा मैम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं काफ़ी टाइम से। और जब मेरी शादी हुई थी तो घर ही घर में काफ़ी मैं हाउसवाइफ की तरह रह रही थी। तब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें प्रकोष्ठ से जुड़वाती हूँ, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। तो मेरे पापा और मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि तुम्हें ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। तब मैं सोचती थी कि यहाँ पर सब मुझसे डबल एज में है, सब आंटी लोग हैं, मैं यहाँ क्या करूँगी। और लेकिन जब मैंने 2 मीटिंग्स अटेंड की तब मुझे पता चला कि एज इज़ नो बार। यहाँ पे जो मस्ती होती है, जो माहौल यहाँ का होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैंने काफ़ी सारा, मतलब मैं समझती थी कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर एक्चुअली जो कहते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो मैंने प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद करा है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आप लोग पार्टीज़ अटेंड करते हो, बट एक्चुअली पार्टीज़ के पीछे जो मेहनत होती है, जो एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे मैंने यहीं से सीखे हैं। एक पर्सनालिटी में जो ग्रोथ होता है, आपको जो डिसीजंस घर में लेने होते हैं, किस तरह से आप बचकाना डिसीजंस आप हमेशा ले सकते हो, आप अपनी बातों को किस तरह से सामने रखो लोगों के कि वो समझें, एक जो मैच्योरिटी लेवल जो होना चाहिए वो मेरा प्रकोष्ठ में आने के बाद ग्रो हुआ है। और जिन लोगों को मैं आंटीज़ कहती थी वो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं आज, और मैं लोगों के साथ बहुत मस्ती करती हूँ। मैंने पर्सनली बहुत ग्रो किया है, इंडिविजुअली भी और मेरा इंटेलेक्चुअली भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। मैम, प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद भी, मतलब मैं जब दी को देखती थी प्रकोष्ठ के लिए काम करते समय, तभी मैंने दी से कहा था कि दी मुझे इसमें जुड़ना है। मगर दी ने जैसे कहा कि वो अग्रवाल समाज के है, तो दी ने जब लव यू जिंदगी लॉन्च ही किया था, कीर्ति जिसको बोलते हो आप, तो उस समय भी मैंने दी से कहा था, दीदी ने मुझे पर्सनल कॉल किया, बोले बेटा तुम ज्वाइन करो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। और लिटरली जब आप मिलते हो किसी से, आप नहीं जानते, मतलब मैं इनसे कभी मिली नहीं थी, फेसबुक पर हमारी बात हुई थी, और उन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सब कुछ सिखाया है हर चीज़ के लिए, जो वो प्रेरणा देती है हम लोगों को। मतलब वो तो मानेंगी नहीं इस बात को कि वो बहुत कुछ करती हैं हमारे लिए। पर यस, हाँ, मुझे प्रपोज से जुड़ के और लव यू जिंदगी जुड़ के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे आर्टिकल लिखने के लिए प्रेरित किया, मैंने आर्टिकल भी लिख दिया, मुझे लगा नहीं था कि मैं लिख पाऊँगी, और उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया है, निक्की ने, दी ने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है प्रकोष्ठ से जुड़कर। प्रकोष्ठ के जरिए पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इस वे में किस तरह से प्रकोष्ठ हेल्प कर रहा है? मैम, मुझे मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं शादी होके यहाँ आई थी तो मेरा कोई फ्रेंड्स ग्रुप नहीं था। तो मुझे महिला शक्ति क्लब में दीदी से मुलाकात हुई, प्रतिभा दीदी से मुलाकात हुई। तब ऐसे वो मेरी ननद भी है, मैं उनकी भाभी हूँ। तो उन्होंने जब महिला प्रकोष्ठ की टीम डली थी तो उन्होंने मुझे उसमें उसी दिन ऐड कर लिया था, मैं उनकी मेंबर बन गई थी। और फिर मेरे को एक था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई बिजनेस करना है, तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि मैं किसके पास जाऊँ, क्या है, तो मुझे कहाँ किससे कांटेक्ट करना है। तो जब मैं महिला प्रकोष्ठ में जुड़ी तो वहाँ मुझे एक बड़ा सर्कल मिला, मुझे वहाँ से कनेक्टिविटी मिली, वहाँ पर मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स बनी, तो उनके जरिए मैं कनेक्ट होती गई। और आज मैं अभी काफ़ी बिजनेस कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं वंडर शेफ कर रही हूँ और SBI लाइफ और स्टार हेल्थ में वर्क कर रही हूँ। मैम, जितना हम लोगों ने सुना है योग के बारे में, हम जितना जानते हैं, तो ये देखने में आता है कि जब प्रतिभा मैम से कोई मिलता है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा नेचर मैम का भी नज़र आता है, तो इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं सिंपल होम मेकर थी जी, और मैं प्रकोष्ठ की मेंबर बनी पहली बार किसी ग्रुप की, शपथ विधि से ही। उसके बाद वुमेन फेस्टिवल
महिला प्रकोष्ठ में किया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ पर सब महिला एंटरप्रेन्योर्स आई थी सच। तो तब मुझे वर्किंग का वहाँ से जुड़ने का मौका मिला और दीदी ने सीधे आते ही मुझे मीडिया का काम दे दिया और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं ABCD भी नहीं जानती थी। मगर जैसे आप स्ट्रिक्ट बता रही हैं दीदी, एक माँ जैसे अपने बच्चे को तराशती है, उसकी गलती पे कान पकड़ती है और अच्छी चीज़ करने पे उसे अप्रिशिएट करती है, और वो कितना भी डांट ले मगर किसी और को कुछ नहीं कहने देती है। उस तरह से वो हमें तराश रही है और हमें ट्रीट करती है। मैंने बताया था कि आप एक डिफरेंट कल्चर से अग्रवाल समाज से जुड़ी और उसके बाद आपका प्रकोष्ठ से जुड़ना हुआ, तो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं शादी होकर आई जब इंदौर, तो तब एक रिलेटिव के थ्रू मुझे दीदी का पता पड़ा कि रिलेटिव हैं एक हमारे जो इस तरह से वर्किंग में है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं। तो मुझे कहा गया कि आप इनसे मिलो और आप देखो, अगर आपको टाइम है तो आप जुड़ने की कोशिश करो। तो मैं दीदी से मिली और पहली बार में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बिल्कुल दीदी के साथ जुड़ के महिला प्रकोष्ठ में मुझे वर्क करना है। धीरे धीरे मैं वर्किंग में आई और मैं इंटरकास्ट मैरिज थी मेरी ये, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी दूसरी कास्ट की हूँ और बहुत ही प्यार मतलब मुझे मिला। और मैं ये भी कहना चाहूँगी प्रकोष्ठ की स्पेशलिटी है कि कोई भेदभाव नहीं है हम लोगों के बीच में, मतलब सबको एक समान तराजू पे दीदी रखती हैं। और प्रकोष्ठ की भी सभी जितनी भी फीमेल्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और मुझे यहाँ आके मेरी कुछ दूसरी जो स्किल्स थी उनको भी यहाँ दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिला। मैं चूँकि एक कोरियोग्राफर रही हूँ पहले, तो दीदी ने टाइम टाइम पे मेरी भी वर्कशॉप लगाई गरबे की, डांस की, तो जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि प्रोफेशनली तो हम उस चीज़ से नहीं जुड़े कि कुछ चीज़ होती है जो हम दिल से करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में दीदी ने बहुत सपोर्ट करा। और एक दीदी का एक ऑरा है कि दीदी की जो वाइब्स निकलती हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। मतलब आपको अगर पर्सनल भी कोई टेंशन है घर में या कुछ भी ऐसा आपको थोड़ा भी स्ट्रेस फील होते हैं आप, और अगर इत्तेफाक ऐसा होता है कि अगर आप दीदी से मिल लिए तो वो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और मेरे तो पर्सनली कुछ मेडिकल ऐसे इश्यूज हुए थे जिसमें मुझे मतलब दीदी ने ही बाहर निकाला है। आज मतलब मैं घर पे भी ये बोलती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो दीदी के कारण बैठी हूँ, शायद मैं आती भी नहीं वापस फिर। तो एक मतलब दीदी का तो बहुत अलग स्थान है मुझ में, मेरे लिए। और वैसे तो हम रिलेटिव हैं लेकिन मैं वो रिश्ता नहीं मानती हूँ, ना ही कभी एक्सेप्ट करती हूँ। दीदी हमेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त और हमेशा मेरी वेल विशर और मुझे मोटिव करने वाली रहेंगी हमेशा। मैं वो रिलेशन में कभी नहीं मानती हूँ। से जुड़ने के बाद, प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद महिलाएं यहाँ पर जो चीज़ें उन्हें मिल रही हैं उसमें काफ़ी कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। ये कहें कि वो दूसरे ग्रुप में अगर कहीं जा रही हैं, किसी भी समाज की हम बात करें, तो वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें शायद यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो कुछ मेन रीज़न है जो आप दूसरे ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं? मेन रीज़न देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, मैं हरप्रीत कौर इंदौर से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने जो स्टडी है वो MSW का सोशल वर्क से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने पिछले 7-8 सालों से काफ़ी काम किए NGOs के साथ में, हेल्थ इश्यूज़ पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स देखे जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वर्क कैसे कर रहे हैं, महिलाओं को हमने को सिखा दिया। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने कार्य कर रहे हैं ना, वो सिखा रहे कि हम फीमेल्स को सैलून कोर्स करवा दो तो वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ में क्या रहा है, वो फाइनेंशियली डेवलप तो हो रही, स्टैंड हो रही, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसे डेवलप क्यों होना पड़ रहा है? या तो उसका डाइवोर्स हो जा रहा है, या सिंगल पेरेंट है, तो उसे फाइनेंशियली उसको डेवलप होना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसके इमोशनली इश्यूज क्या हैं, वो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन इस ग्रुप में जब मैं अभी आई हूँ तो मैंने इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे सब लोग इमोशनली भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली डेवलप कर रहे हैं, मेंटली भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट डे अभी तो मेरा तीसरी ही मीटिंग है सबके साथ में, तो जब मैं रेंडमली मैं तुलितमा जी के साथ में गए थे, जब प्रोग्राम का सब अरेंजमेंट चल था, उसमें मुझे निकी मिले, प्रतिवादी मिले, तो मतलब इतना अच्छा नेचर है लोगों का। मतलब मैंने अभी जितने भी NGOs वगैरह ग्रुप्स में काम किया था, जितना सपोर्टिंग या इतना फैमिलियर मैंने नहीं देखा है। ठीक है, लोग करते हैं, प्रोफेशनली वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ फैमिली वर्क हो रहा है, इंडिविजुअली लोगों पे भी काम हो रहा है, ग्रुप पे भी काम हो रहा है। हमारे सोशल वर्क के सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेम में, एक होता है ग्रुप वर्क, एक होता है केस वर्क। तो क्या होता है, ग्रुप वर्क में जो होता है उसमें ग्रुप पर वर्क करना होता है, ग्रुप को लेकर चलना साथ में। ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, उनके अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग नेचर होता है।
तो प्रतिभा जी वो काम बहुत अच्छे से कर रही है कि मतलब ग्रुप को हैंडल करना, अलग अलग तरह के लोग हैं, नेचर है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई अग्रेसिव होता है, तो वो इतने लोगों को लेकर चलना, हैंडल करना और एक धारा में लेकर चलना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये कि कंटिन्यू 11 साल से वो ग्रुप मेंटेन करना और सबको लेकर चलना। फिर केस वर्क में अगर हम देखें तो वो केस वर्क में काफ़ी अच्छे से, मैंने जितना उनको समझा है अभी तक कि हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, हम उनसे डिस्कस करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो 100% मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करती हैं वो सबको इंडिविजुअली। तो ये ग्रुप की सबसे अच्छी चीज़ है। काफ़ी ग्रुप्स में मैं जाती हूँ, देखती हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा ग्रुप कहीं भी नहीं दिखा। और मैंने खुद से ही आगे रह के ही तिलोत्तमा जी से कहा कि मुझे भी इस ग्रुप में ऐड होना है, दीदी से आप पूछिए, परमिशन लीजिए बोर्ड मेंबर से अगर होता है, क्योंकि मैं तो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब पहले मुझे डर था कि अग्रवाल ग्रुप होता है, बनिए होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, हम पंजाबी हैं, हमारा कल्चर अलग होता है, यहाँ मुझे कैसा लगेगा, लेकिन लिटरली बहुत अच्छा ग्रुप है। और प्रोग्राम में जब मैंने अटेंड किया, जैसे हम लोग का प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे कोई जजमेंटल नहीं है, कोई किसी को जज नहीं किया किसी ने उस दिन कि कोई कैसा दिख रहा है, बॉडी शेमिंग नहीं है, जजमेंट नहीं किसी की लैंग्वेज को लेके, किसी के स्टेटस को लेके, कोई नहीं, सब मिले, फैमिलियर मिले, पहली बार भी मिले, बहुत अच्छे से मिले। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि पर्टिकुलर जो फाउंडर है, जो बंदे ने इस ग्रुप को बनाया है, जिन्होंने बनाया है, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक मेंटलिटी सेट करी है पूरे ग्रुप की, उसको इस तरह से चला, क्योंकि हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है, माता पिता होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को क्या राह दिखा रहे हैं, क्या कल्चर दे रहे हैं। तो एक तरह से ग्रुप की जो है माता पिता यही है सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप हमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन वही ना कि आपका कल्चर है, आप इतने अच्छे से लेके चल रहे हो, जो ग्रुप इतना ब्यूटीफुली रन कर रहा है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। होप आगे भी कंटिन्यूसली। जैसे ही आप सब आपने सुना कि ये बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा, लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं और लोग एक फैमिली को लेकर चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है, सबके इमोशंस को हैंडल करना, तो कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कई बार डांटना पड़ जाता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है कि इन्हें लगता है कि मैं हर चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, बट मैं भी इन्हीं की तरह एक नॉर्मल बैकग्राउंड से उठी हूँ और फिर थोड़ा मैंने ध्यान करके इस तरह से ग्रो कर लिया है खुद को। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि हमें ना बोलना भी आना चाहिए। एज अ फीमेल आपको अगर कोई चीज़ मैं नहीं कर सकती तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है। और एक नारी होने के नाते मैं सभी से ये चीज़ कहूँगी कि अगर कोई महिला गृहस्थी चला सकती है तो वो हर चीज़ कर सकती है। तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि कभी भी इस विषय पे ना मत बोलिए कि आप नहीं कर पाएंगे। और मैंने ही हमेशा वर्किंग में, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप टीम वर्क कैसे करवा लेते हैं, जैसे गरिमा ने कहा कि मीडिया का काम, जब आप घर पे बच्चों को गाइड कर सकते हो, उनकी पब्लिसिटी कर सकते हो रिश्तेदारों में, तो इसकी क्यों नहीं कर सकते? अगर तिलोत्तमा डांस बच्चों को करवा सकती है तो महिलाओं को क्यों नहीं करवा सकती है? बट ये कि हमें उन्हें फ्रीडम देनी पड़ेगी, हमें छोड़ना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। तो इसमें प्यार से ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करता है। और इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत, एक्चुअली मैं अब अपनी तारीफ़ करना चाहूँगी हमारे ग्रुप की, कि अगर किसी ने भी गलती की है, कोई काम करेगा तो गलती भी करेगा, तो वो डांट का हकदार भी रहेगा, लेकिन वो गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, पूरी टीम की मानी जाएगी। ये हमारे ग्रुप की बहुत बड़ी खासियत है। और मैं चाहूँगी घमासान टीवी के जरिए, सोना के जरिए, मैं आपसे भी पहली बार मिली हूँ कि आप भी हमारे ग्रुप से जुड़िए, कुछ अच्छा अगर जुड़ के हम और बेहतर कर पाएँ। बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं करनी है, कुछ भी चीज़ है कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब 10 लोगों को भी ज़िंदगी में मज़ा आ जाए ना, तो हम सक्सेस हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने अपनी बात की स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने निकल कर आएगी, और ये सब देखने के बाद आपको यही लगा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैम से हमने बात की, उन्होंने प्रकोष्ठ के बारे में पूरी जानकारी दी, और बाकी सभी मेंबर्स से भी हमने जाना कि उन्हें प्रकोष्ठ में जुड़कर कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उनके लिए यहाँ पर जुड़ना कितना सक्सेसफुल हुआ। तो सभी के आंसर्स ने बता दिया कि जितना भी एक्सपीरियंस रहा है बहुत ऑसम रहा है। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। जुड़े रहिए घमासान.com के साथ। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.